नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम विस्तार से अपने विशेषज्ञ मेहमानों से करते हैं चर्चा। इस बीच आपकी भी भूमिका अहम होती है, क्योंकि आप भी सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है। आइए सबसे पहले हम आपको आज के उन विषयों के बारे में बता दें जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के जो विषय है वो है कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, इसका मतलब कि इसमें किसी तरह का पैसा आपको नहीं लगना है कॉल करने के दौरान, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल में जब भी सवाल भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। आगे बढ़ते और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजू भारद्वाज, आप डीन है कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान कार्यक्रम में। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत कद्दू वर्गीय सब्जियों से आइए करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हमें बताएं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत तरह की सब्जियां आ जाती है और सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन किसानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसकी व्यावसायिक खेती जो है वो कितना महत्व रखती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो इसकी खूबियों को जानते हैं और खास करके जब गर्मी का मौसम होता है तो इसकी मांग बाजार में और अधिक बढ़ जाती है। जैसे इसमें सब्जियां भी होती हैं और कुछ जो फल जैसे हैं, जैसे हम खरबूज और तरबूज हैं, इनकी भी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। और इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मूड को भी बदल देते हैं। जैसे तरबूज के बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी कारण से अगर आप सादग्रस्त हैं और तरबूज अगर खाते हैं तो आप एक को खुशी फील होगी, जिसको हम मूड फूड कहते हैं। किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि किसान को निरंतर पैसा चाहिए। और ये एक ऐसी सब्जी है कि एक बार अगर आप लगाते हैं तो आप 35 से 40 दिन के बाद इसकी तुराई प्रारंभ करते हैं और कम से कम 80-90 दिन तक हर सप्ताह में एक बार या 2 बार आप इसकी तुराई करके निरंतर आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जैसा किसान भाई हमेशा की तरह मैं उनको कहता हूं कि किसी भी सब्जी का और कद्दू वर्गीय सब्जियों का खास करके इसकी तुराई यानी इसकी जो फसल की उपलब्धता है, अगर मार्केट में अगर आपकी अर्ली आती है यानी अगेती फसल आती है या जब सबकी फसल खत्म हो जाती है, तो ऐसा अगर अंतराल में अगर आप उसको उगाते हैं जिससे कि मार्केट में आपको कीमत अधिक मिलती है। दूसरी चीज है कि इसमें लगातार आपको इनकम होता है और कम लागत भी इसमें काफी कम लगती है। इस तरीके से किसानों के लिए ये लाभकारी है। तो कह सकते हैं कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा चाहिए तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और इसमें फायदा ये भी है कि इसमें लगातार आमदनी आपको मिलती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में काशी फल, कद्दू, लौकी, तुरई, खरबूजा, तरबूज और ककड़ी की खेती की जा सकती है। ये सब्जियां मुख्य रूप से गर्मी सहन नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें जायद ऋतु में लगाया जाता है। इनकी खेती के लिए उचित तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। सब्जियों के लिए दोमट या बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसमें अधिक जैविक पदार्थ में जल निकासी का गुण हो। मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। बुआई से पहले खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और उसके बाद 2 या 3 जुताई सामान्य तरीके से कर सकते हैं। खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। इसके बाद बीज बुआई के लिए जरूरत के हिसाब से नालियां बनाएं। बीज बुआई का काम जनवरी से मार्च तक पूरा कर लिया जाता है। जब पौधों में बेल चलने लगे उन्हें सहारा दे। रस्सी बांधकर या मचान बनाकर भी बेलों को चढ़ाया जा सकता है। पौधों में कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए फसल की निगरानी करते रहे। प्रकोप दिखाई देने पर उचित दवा का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल कद्दू और फल मक्खी कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 50 W 2 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का प्रयोग हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करें।
जी हाँ, तो जाना आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नए बाग लगाने की विधियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजू, जानना चाहेंगे आपसे कि बागवानी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किसानों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है। खाद्यान्न से ज्यादा उत्पादन बागवानी में हमें देखने को मिलता है। इस लाभ को देखते हुए किसान अगर नए बाग लगाना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप बताएं हमें कि उन्हें किस तरह से तैयारी इसकी शुरू करनी चाहिए। निश्चित रूप से फलों की जो बागवानी है, फलों की जो खेती है, वो देश के आर्थिक विकास से सीधा संबंध रखती है जी। और ये एक ऐसा कार्य है जिसे किसान एक बार इन्वेस्ट करता है और लंबे टाइम तक, यहाँ तक कहा जा सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको उत्पादन प्राप्त होता है। और पोषण के साथ साथ में जो आमदनी का जो जरिया बनता है परिवार के लिए, वो उद्यानों से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अभी हमारे देश की स्थिति यह है कि हाँ, निश्चित रूप से हम उद्यानिकी के उत्पादन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी जो हमारी दैनिक आवश्यकता है उसकी फलों की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे। तो नए उद्यान, और वो भी वैज्ञानिक विधि से, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि लगाने का टाइम अभी आज बहुत ही अच्छे समय पे ये वार्ता रखी जा रही है, क्योंकि फल उद्यान स्थापित करने का कार्य अभी से हमें शुरू करना है जी। जिसमें है कि फलों का रेखांकन जो है, बगीचों का रेखांकन करना है, गड्ढे तैयार करने हैं, किस्मों का चयन करना है, नर्सरी से संपर्क करना है और उसके बाद में पौधों का रोपण करना है। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और लंबे अवधि की फसलें हैं। तो पूरा का पूरा योजनाबद्ध तरीके से हमें चलना है किसान भाइयों को, तो ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। यानी कि शुरुआत ही अगर अच्छी कर लेंगे, आधार मजबूत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आगे जो उपज है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। और जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर राजू ने बताया कि अगर आप नए बाग अभी लगाते हैं तो आप अगली पीढ़ी के लिए भी आमदनी का स्रोत तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए विस्तार से आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बारिश का मौसम नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय का वातावरण नए पौधों के जमने में काफी सहायक होता है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से ही करनी होती है। पौधे लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे मई माह में खोदकर इनमें 30 से 40 किलो प्रति गड्ढा सड़ी हुई गोबर की खाद और 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर भर देना चाहिए। रुपाई करते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु के हिसाब से पौध से पौध की दूरी रखें, जिससे आने वाले समय में पौधों को पर्याप्त स्थान मिल सके। रुपाई का काम मानसून शुरू होने पर ही करें। रुपाई के लिए नर्सरी में बीजों से तैयार फलों के पौधे या फिर प्रवर्धन विधि से तैयार किए गए पौधों की रुपाई कर सकते हैं। इस तरह से तैयार पौधे बारिश खत्म होने तक अच्छी तरह से जम जाते हैं और विकास करने लगते हैं। लेकिन मानसून जाने के बाद इन पौधों को खास देखभाल की जरूरत होती है। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे कम पानी में भी पौधे सही वृद्धि कर सके। इस तरह किसान इस मौसम का भरपूर उपयोग कर नए बाग लगा सकते हैं। साथ ही किसान पौधों की नर्सरी लगाकर भी आय के साधन बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं, उनका सवाल जानते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो आनंद जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन, कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में आइए यहाँ पर बात करें और बताएं हमें कि कद्दू वर्गीय सब्जियां जिन किसानों ने ली हुई है इस वक्त किस किस अवस्था में फसलें होंगी और उनकी किस तरह से देखभाल करनी होती है। जी हाँ, अभी जो किसान भाई हैं, जिन किसान भाइयों ने अगर अगेती लगा रखी होगी अगर अपनी फसल, तो उनकी फसल की तुराई भी प्रारंभ हो चुकी होगी। क्योंकि ऐसी फसलें होती हैं जिसमें तापमान का थोड़ा सा असर पड़ता है, और अगर आप जल्दी लगा लेते हैं, यानी जो किसान भाई अगर अपने पौधों को नर्सरी पॉली हाउस में तैयार करके अगर फरवरी के महीने में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उनकी अभी तुराई प्रारंभ हो गई होगी। इस साल किसान भाइयों को थोड़ी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं अप्रैल महीने में भी बारिश की संभावना काफ़ी हुई है, काफ़ी बारिश हुई है।
और बारिश जब होती है तो मौसम में नमी बनी रहती है। इस कारण से कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप काफी होता है। और जल जमाव आमतौर पे इस मौसम में जो भी किसान भाई खेती करते हैं कद्दू वर्गीय की, तो नाली बना के करते हैं, तो जिससे जलों की निकासी में सहायता होती है और आसानी से हो सकती है। कुछ किसान भाई जो बेड बना के करते हैं या मल्चिंग करके करते हैं, जैसे बेड बनाते हैं ऊपर में मल्च डालते हैं, तो उसमें उनको ध्यान देना है कि देखें कि कहीं जल का जमाव तो नहीं हो रहा है, यानी हमें ड्राई जल के निकासी का प्रबंधन हमें सबसे करना है। खरपतवार जमाव इस वक्त नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते मैम, मेरे 2 सवाल थे। जी बताएं। पहला सवाल में था कि देखा है कि लौकी की जो फसल गर्मियों में लोग लगाते हैं तो उसके लिए लकड़ियां नहीं लगाते हैं और मतलब सहारा देने की जरूरत नहीं पड़ती है गर्मियों में, तो लौकी ऐसे ही हो जाती है। क्या ऐसी फसल हम बरसात में भी ले सकते हैं, मतलब लकड़ियां लगाना सहारा देना जरूरी है? ठीक है। पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि बागों की खेती करना जैसे चाहते हैं तो मिश्रित मतलब ऐसे कि आम, अमरूद, जामुन और सीताफल क्या सभी एक ही कतार में लगा सकते हैं, या कैसे लगाना चाहिए अगर सभी पेड़ों को लगाना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। आइए आपके सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ विपिन जी, आपने बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है कि जो हम गर्मी के मौसम में जो हम सब्जियां लगाते हैं उनको हम ज़मीन पे ही हम बढ़ने देते हैं, लेकिन उन्हीं को जब हम बरसात में लगाते हैं तो उनके लिए हमको मचान बनाने की आवश्यकता होती है। ये सबसे पहले हम ये समझना है कि जब बरसात के मौसम में हम मचान इसलिए बनाते हैं कि जो फल है उसका संपर्क मिट्टी से ना हो, क्योंकि उसमें मिट्टी गीली होती है। तो एक तो समस्या है कि फल जहाँ भी अगर मिट्टी के संपर्क में आएगा, फल में कीड़े आएंगे, फल में सड़न की समस्या होगी, और सबसे ज़रा जो महत्वपूर्ण है कि फलन भी कम होती है, क्योंकि जो गर्मी का मौसम होता है इसमें सीजन ड्राई होता है, तो मधुमक्खियाँ या जो भी अन्य कीट हैं जो परागण में सहायता करते हैं वो आराम से चलते हैं। लेकिन जब बारिश के मौसम में परागण में भी दिक्कत होती है, इसीलिए जब हम उनको बेल को ऊपर चढ़ाते हैं तो परागण भी सामान्यतः अधिक होता है। जहाँ तक आपने पूछा कि हम अगर बांस और लकड़ी का हम उपयोग नहीं करें तो उसके बदले आप दूसरी चीज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार हम बांस और लकड़ी लगाने से हमें दीमक की समस्या होती है। तो इस केस में जैसे आप तार की जो लोहे की तार आती है या आजकल लोग सीमेंट का पोल बनाते हैं उसमें छेद कर देते हैं और उससे जो भी GI वायर है या जो प्लास्टिक की तार, इनका भी आप प्रयोग करके, लेकिन ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि जो बारिश के मौसम में कोई भी कद्दू वर्गीय सब्जियां अगर हम उगाएं तो उनको अगर हम मचान बना के अगर हम करेंगे तो आपकी फलन जो होगी वो अच्छी होगी। और फलन से ज्यादा है कि अगर जितना फलन आपका हो रहा है अगर कुछ प्रतिशत भी अगर उसका अगर खराब हो गया तो वो मार्केटेबल नहीं रहेगा, यानी बाजार में ले जाने लायक नहीं रहेगा, तो आपका टोटल मुनाफा जो होगा वो कम होगा। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो विपिन जी जाना आपने कि बरसात के मौसम में जो ली जाती है कद्दू वर्गीय सब्जियां उन्हें मचान विधि से लगाना क्यों जरूरी है। आइए आपके दूसरे सवाल का भी जवाब लेते हैं और डॉक्टर राजू बताएं हमें कि मिश्रित बाग अगर लगाना चाहे तो क्या ये संभव है और किस तरह से लगाया जा सकता है। विपिन जी सवाल आपका बहुत अच्छा है। आप विचार रखते हैं कि अलग अलग प्रकार के बाग, पर इनको मिश्रित नहीं करें। ठीक। इसका कारण यह है कि जैसे आम हमारी एक फसल है तो उसमें जब पुष्पन आएगा तो उसको हमें पानी कम देना है, और जब फलन बड़ा हो रहा है तो उसमें पानी देना है। तो ऐसे में अगर आपने आम के साथ में नींबू लगा लिए हैं या अनार लगा लिए हैं तो इनकी जो जलवायु आवश्यकता है वो भी अलग अलग होती है। चाहे आप अगर ये सब लगाना चाहते हैं तो इसके लिए है कि आप अपने खेत को अलग अलग ब्लॉक में बांट लें, और एक ब्लॉक जो है आपने आम का तैयार कर लिया, उसमें आप कोशिश करें कि एक की जगह आप 2 या 3 किस्मों का इस्तेमाल करें। अगर आप निरंतर और ज्यादा आमदनी चाहते हैं उसके पास में दूसरा ब्लॉक जो है आप नींबू का लगा लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब नींबू में आप कर्षण क्रियाएं कर रहे हैं या नींबू आपको फसल तैयार हो रही है तो आपका पूरा जोर जो है नींबू के उद्यान पे रहेगा, बाकी पौधों को आपको अतिरिक्त समय और मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप करें। और अगर आप पोषण वाटिका के रूप में लगा रहे हैं, मान लो आपका विचार यह है कि नहीं मेरे को 2-4 पौधे लगाने हैं और केवल पोषण के लिए या घरेलू स्तर के लिए, वो आप लगाएं तो आप लगा सकते हैं मिश्रित रूप से। पर उसमें भी ये ध्यान रखें कि जब आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी दूरी आप 8 मीटर रखें,
यूं नहीं कि आम की दूरी और नींबू की दूरी आप बराबर रख लें और पता लगे कि बड़ा होने के बाद में आम इतना बड़ा हो गया कि उसके नीचे नींबू जो है पनप ही नहीं पा रहा है। तो प्रयास पूरा ये करें कि आप छोटे छोटे ब्लॉक बना करके लगाएं और बागवानी अगर आप पोषण के लिए कर रहे हैं तो 4-5 प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से। आइए उनका रुख करते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हम जानना चाहते हैं कि जो कद्दू में लाल मक्खी रोग लग जाते हैं उनसे बचाव के लिए कौन सा उपाय करें? जी जी डॉक्टर हाँ, हर्षवर्धन हाँ, बताएं। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि जो रेड पंपकिन बीटल जिसको हम कहते हैं, जी। और ये जो हमारे कद्दू वर्गीय जो भी फसलें हैं, इनके जो भी किसान भाई, इनको ये काफ़ी परेशान करता है। इन्हें हमें सबसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इसके लार्वा होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और ये जब इसका एडल्ट आता है तो ये निकलता है और ये पत्तों को खाता है। तो एक चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि खरपतवार से आपका खेत जो है बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। खरपतवार जितना कम होगा, ये जो लाल कीड़े होंगे इनकी संख्या कम होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्राकृतिक तरीके से इनका नियंत्रण करना चाहते हैं तो ये बड़े बड़े होते हैं, इनको आप पकड़ भी सकते हैं, इकट्ठा करके ख़त्म कर सकते हैं। या एक देसी इलाज आता है, जैसे आप राख जो होती है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है जैसे आप नीम का तेल जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे अगर नहीं हो रहा है तो एक दवा आती है कार्बोसल्फान। इसका आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के, और हमें ये ध्यान देना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये जो कीड़े होते हैं ये पत्तियों पे बैठे रहते हैं, यानी सूर्योदय के समय से पहले। मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे से पहले अगर इसका छिड़काव अगर कर देंगे तो आपके ये जो जितने हैं ये उससे नष्ट हो जाएंगे। एक दो चीज़ अगर आप और ध्यान रख सकते हैं कि अगर बॉर्डर पे अगर आप मक्का लगा लें तो ये मक्का का जो पत्ता होता है इस पे भी वो चिपक जाते हैं। तो पहले आप पूरे खेत में स्प्रे कर लें, उसके बाद जो आपकी बॉर्डर पे जो आपने मक्का लगाया है उस पे भी अगर आप इसका छिड़काव कर देंगे तो इन तमाम प्रयासों से आपको काफ़ी हद तक इसको रोकने में सफलता मिलेगी। बिल्कुल आनंद जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे और समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। इसी के साथ यहाँ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर ईमेल के जरिए। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नयन सिंह तंवर जी खरगोन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नयन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो उसमें जी नयन जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया धीरे धीरे बताएं और स्पष्ट तौर पर बताएं क्या सवाल है। मैं आपको बजट बताना चाह रहा हूँ कि आपके आम के बाग हैं? जी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? मैं लगाना चाह रहा हूँ और अच्छा ठीक है, आम का बाग लगाना चाहते हैं और आप किस्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। जी बताएं डॉक्टर राजू। नयन सिंह जी, आप जो है मध्य प्रदेश में आम का बाग लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जलवायु दृष्टि से आप बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो आप है अपनी एक मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि आम जो है छोटी अवधि की फसल नहीं है, 50, 60 और 100 वर्ष तक जो है बगीचा चलने वाला है। तो एक बार मिट्टी की जांच करवाएं
और दूसरा एक और देखिए कि गहराई होनी चाहिए आम के लिए। आम क्या बहुत लंबी अवधि का है, उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। जहाँ तक आपने किस्मों का सवाल पूछा है, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो किस्मों में आम में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको एक नहीं 2-3 किस्में लगानी। जैसे केसर जो है आपके वहाँ पे बहुत ही अच्छी किस्म जो है और उस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में काफ़ी बड़े लेवल पे इसका उत्पादन भी किया जा रहा है, तो आप उसका चयन करें। इसके अलावा दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है और इन किस्मों के साथ साथ में जो आजकल नई किस्में जो आने लगी आप वो भी। पर एक बात ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने उद्यान में कम से कम आम की 2 या 3 किस्में जरूर लें जी। इसके साथ साथ में एक चीज और देख लें कि मांग क्या है। आम जो है आप बहुत ही अच्छा अगर मार्केट से जुड़ा हो तो हापुस भी आप वहां लगा सकते हैं, उसकी बाजार मांग बहुत अच्छी रहती है और मार्केट में रेट अच्छे मिलते हैं। अगर वहां पे जूस वाले आम की ज्यादा आवश्यकता है तो वहां तोतापुरी आप जो है, पर जो है जलवायु अवस्था के हिसाब से अगर आप वहां केसर अगर ज्यादा लगाते हैं तो वो आपको ज्यादा फायदा देगी। और दूसरी किस्म भी साथ में जरूर लगानी है आपको। जी बिल्कुल। तो नयन जी, जान लिया आपने कि आम की कई किस्में हैं जिसे आप लगा सकते हैं। 2-3 तरह की जो किस्में हैं अगर आप साथ में लगाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए भी कई सवाल हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं। उन सवालों को आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है महावीर नेगी जी ने रानीखेत उत्तराखंड से। उनका सवाल यह है कि लौकी के बेल ऊपर की ओर से सूख रही है और धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखती ही जा रही है, कृपया उपचार बताएं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या वजह हो सकती है इसकी और क्या किया जाए? जी हाँ, ये आम तौर पे जो किसान भाई हैं उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कद्दू वर्गीय सब्जियां हम लगाते हैं, एक ही खेत में हम निरंतर बार बार इन्हीं सब्जियों को हम ना लगाएं। जी। और कद्दू वर्गीय का मतलब जैसे खीरा, लौकी, तरबूज, खरबूज जितने हैं ये सब एक ही कुल की सब्जियां होती हैं, तो इसमें लगने वाले रोग भी एक ही प्रकार के होते हैं। और इसमें एक जो फ्यूजेरियम बिल्ट होता है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। खतरनाक का मतलब एक बार जो इसके स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में काफ़ी समय तक रहते हैं। और ये जो पहले ऊपर का पत्ता जो होता है वो पीला पड़ जाता है, फिर उसके बाद बेल सूखने लगती है और कई बार जो जड़ से एकाएक जैसे आपके फल में पौधों में फल लग चुके होते हैं उसके बाद भी एक बार पूरी बेल सूख जाती है। हम अगर बिजाई से पहले ही, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम खेतों की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय जो हम गोबर की खाद डालते हैं उसमें अगर हम ट्राइकोडर्मा का अगर हम भरपूर मात्रा में अगर हम डाल के तब अगर हम बीजों को भी अगर ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके अगर हम लगाएं तो पहला प्रिकॉशन हमें ये लेना है। जो भी हम बीज खरीदें या अगर कुछ किसान भाई पहले के बीज अपने पास खुद से रख लेते हैं, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस पौधे से अगर हम बीज लिए हुए हैं वो पौधा रोगग्रस्त ना रहा हो, क्योंकि उनसे भी कई बार ये फंगस अगली जनरेशन में भी जाते हैं। अगर आप मार्केट से खरीदे हैं तो उनको आप उपचारित करके लगाएं। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि अब आपके पौधे में ये समस्या आ गई है और आपको कोई बिल्कुल इमरजेंसी कंट्रोल की मेथड की आवश्यकता है, तो जो 2-3 दवाएं जो आमतौर पे होती हैं, जैसे आप बेबिस्टिन हर किसान भाई यूज करता है या ब्लाइटॉक्स करते हैं, उनको हम 1-1 ग्राम मिला के और मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में उनका घोल बना के उसका जड़ों में यानी उसको हमको ड्रेंचिंग करनी है, क्योंकि ये बीमारी जो होती है बेसिकली हमें जड़ से यानी हमारी मिट्टी में होती है। तो जड़ से लेके 1 फुट की दूरी पे हम छिड़काव भी करें और जड़ों में अगर हम ड्रेंचिंग करें तो इससे हमको बहुत हद तक उससे छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, जब भी आप जिस खेत में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं 1-2 बार उसमें कोई भी जैसे मक्के की या मक्का या धान, अगर इन फसलों का अगर आप चयन करेंगे तो ये समस्या जो खेत आपकी मिट्टी में अगर फ्यूजेरियम हो गया है तो बहुत हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल। तो महावीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मांगू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाली राजस्थान से। मांगू सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताएं। हमारे पौधे हैं नींबू के, वो बढ़वार नहीं करता है, क्यों कहता है? हल्की हल्की बढ़वार करता है। जी, नींबू के पौधे हैं, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। हाँ सर। ठीक है, बताएं डॉक्टर राजू, क्या वजह हो सकती है? मांगू सिंह जी पाली से बोल रहे हैं। पाली में नींबू में बढ़वार नहीं होने का एक ही कारण है कि वहाँ की जमीन में पीएच जो है मतलब थोड़ा सा लवण वाली मृदा है जी। तो आप ऐसा करें कि गोबर की खाद को बहुत अच्छे से सड़ा लें और उसके बाद में पौधे के चारों तरफ लगभग 2-2 फीट तक 2.5 फीट तक जो है हल्की गुड़ाई करके उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास छोटा बगीचा है, मान लीजिए 5-10 पौधे हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि साधारण छाछ जो आती है हमारी उसको 4-5 दिन तक थोड़ा खट्टा हो जाने दें और 1 लीटर को 10 लीटर पानी में मिला करके पौधों को पिला दें। तो उससे क्या होगा कि जो जमीन में जो नमक है गोबर की खाद से भी और छाछ के घोल से भी
जो नमक की मात्रा है, जो सोडियम है, वो धीरे धीरे वहाँ कम होगा और आपके जो नींबू के बगीचे की बढ़वार जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज आप आगे और ध्यान रखें, आपने लगाने में थोड़ा सा गलती ये किया है नींबू के बगीचे को कि आपने पौधों को जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे लगाया है। अच्छा। नींबू के पौधों को या दूसरे भी जो फलदार पौधे हैं उनको लगाते समय ध्यान रखें कि जमीन के लेवल के बराबर या आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऊंचा लगाएं। अच्छा। उससे जो है जो साल्ट एक्यूमुलेशन का काम है, साल्ट का इकट्ठा होना है, वो कम होता है। और दूसरा सिंचाई का जो तरीका है, आप उसमें बूंदार सिंचाई पद्धति अपनाएं या उसका थावला जो है थोड़ा बड़ा करें। जो मुख्य तना है उसके पास में थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें और आगे जहां तक पौधे की पत्तियां फैली हुई है वहां पे आप सिंचाई करें, तो निश्चित रूप से आपका बगीचे में बढ़वार होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मागु सिंह जी, उम्मीद है कि इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और नींबू की अच्छी पैदावार आपको मिल सकेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से कई जगहों पर इस वक्त लगातार बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में खरपतवारों की भी बहुत समस्या हो सकती है, तो ऐसे में किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, खरपतवार की जो समस्या होती है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो शुरुआती अवस्था होता है, जिस समय हम बिजाई करते हैं, उसे जो 30 से 35 दिन का जो अवस्था होती है, उसमें खरपतवार के कारण बहुत सारे जो खास करके जब जो हम चर्चा कर रहे थे, जो रेड पंपकिन बीटल, वो काफ़ी परेशान करता है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि जब हम नाली बनाते हैं, बिजाई करने के बाद या बिजाई करने से 2 दिन पहले जो पेंडिमिथिलिन नामक एक दवा आती है, उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के और उससे हम पहले उसमें हम छिड़काव कर लें और उसके 2 दिन के बाद अगर हम बिजाई करते हैं तो 30 दिन जो हमारा शुरुआती अवस्था है उसमें हम खरपतवार को हम नियंत्रण कर सकते हैं। चूंकि इसमें क्या होता है कि एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जो दूरी होती है वो कम से कम 1.5 मीटर या 2 मीटर होती है, तो बेल फैलने में भी समय लगता है। तो बीच की दूरी को जो खरपतवार है उसमें हम ट्रैक्टर से या रोटावेटर हम बीच बीच में हम चला सकते हैं। उसके अलावा कुछ किसान भाई आजकल ये भी करते हैं कि जो बीच की दूरी होती है उसमें कोई कम दिन की फसल भी वो ले लेते हैं, जैसे उसी समय वो चौलाई लगा लेते हैं और 30 से 35 दिन जब तक वो बेल बढ़ती है उससे पहले उसमें वो चौलाई लगा के चौलाई पूरा काट लेते हैं, तो उससे खरपतवार की भी समस्या नहीं होती है और उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। लेकिन उसके बाद अगर अभी जैसे अगर है तो अब तो अभी आपको निराई गुराई ही कराना पड़ेगा, क्योंकि जब बेल बढ़ जाती है उसके बाद हमारे पास यही विकल्प होता है कि उसमें हमें हाथ से ही मतलब खुरपी से या कस्सी से हमें उसकी निराई गुराई करनी पड़ती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। पवन कुमार जी सोनीपत हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम, ये मेरा जो पानी है नमकीन है। अच्छा। और नमकीन पानी में या तो आम का बाग या नींबू का बाग या बेर का बाग, इनमें से कौन सा अच्छा रहेगा? जी आइए जानते हैं, डॉक्टर राजू बताइए क्या सुझाव है आपका? पवन कुमार जी, सबसे पहले तो आपकी जागरूकता के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपका बगीचा लगाने से पहले आपने ये सवाल यहाँ पहुँचाया। बहुत ही अच्छी बात है, आपने 3 ऑप्शन बताए हैं। इसमें नमकीन पानी के लिए आप बेर का उद्यान लगाएं और उसको वैज्ञानिक तरीके से इनको लगभग आप 8 मीटर का एक दूसरे से पौधे से स्पेस रखें और उसके लिए गड्ढे आप अभी तैयार करवा लें। और आप उसमें अगर बड़ा बगीचा लगा रहे हैं तो बेर में आपको 2-3 किस्में होगी। एक अगेती ग्रुप की किस्म आती है जिसमें आपके गोला है, सेम है। दूसरी मूडिया एक किस्म आती है जो मध्यम में आपको जनवरी में फल देगी और उसके बाद उमरान जो आती है वो फरवरी में। तो बेर के बगीचे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इन तीनों किस्मों का समावेश करें और वो भी अलग अलग लाइनों में। पहली 2, 3, 4 लाइन जो है आप गोला की लगा दें, सेम की लगा दें, फिर उसके बाद मुडिया की लगाएं और उसके बाद उमरान की लगाएं। तो आपको नवंबर से लेकर के मार्च के आखिरी तक बेर बेचने का मौका मिलेगा और हो सकता है कभी बाजार में भाव कम हो तो अगले महीने में ज्यादा भी होंगे, तो आपका बेर का बगीचा लाभकारी रहेगा और आपको निश्चित रूप से बेर का बगीचा लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो पवन जी, उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे और बेर के बाग लगाएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। धर्मेंद्र जी ने एक सवाल भेजा है ईमेल के जरिए। उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ जमीन में केवल नीम और बबूल के पेड़ लगते हैं और कोई पेड़ नहीं लगता है, क्या जामुन के पेड़ हम यहाँ लगा सकते हैं?
तो बताएं यहाँ पर डॉक्टर राजू, आप क्या सुझाव ये देना चाहेंगे? सवाल कहाँ से आया है? अब माफ कीजिएगा, स्थान का जिक्र इन्होंने नहीं किया है और इसीलिए हम लगातार गुजारिश करते हैं अपने दर्शकों से कि अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें, ये बहुत जरूरी है जी। बबूल और नीम लग रहे हैं, इससे साफ जाहिर है। दूसरा नहीं लग पा रहा है तो लवणीय मिट्टी है, वहाँ पे क्षार की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है जी। इसमें आप 2-3 प्रकार के पौधे जो है, जैसे बेर है, वो आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर लवणों की ज़्यादा मात्रा है और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो ऐसी जमीन में खजूर जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें लवण सहन करने की काफ़ी हद तक और दूसरे फलदार पेड़ों से ज़्यादा क्षमता होती है। और अगर आपके पास में पानी, जैसे मैं गुणवत्ता के बारे में आपको बता दूं, बगीचों के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 अच्छा समझा जाता है, पर आपके क्षेत्र में ये नहीं है। आप 8.8 तक की अगर भी मिट्टी है तो लगाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, गड्ढा थोड़ा बड़ा बनाएं और लगभग 3 फीट गहराई तक आप जाएं और उस मिट्टी को आप पूरी को निकाल दें। और वहाँ पे जो अच्छे तालाब में, कहीं तालाब में जहाँ पानी इकट्ठा होता हो या कोई बड़ा बांध हो, वहाँ से आप मिट्टी लें और थोड़ी बालू मिट्टी भी उसमें मिलाएं और उसमें पर्याप्त मात्रा में लगभग 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिला करके आप उस गड्ढे को भरें। और उसके बाद में आप जो अनार हैं, जो लवणता को थोड़ा हद तक सहन कर सकता है, और बेर जो है वो काफ़ी सहन करने में सक्षम है, खजूर जो है वो, और छोटा बगीचा लगा करके आप एक बार देखें और उनमें जो ज़्यादा आपको अच्छा सा फायदा देने वाला या ज़्यादा अच्छे से बढ़वार करने वाला हो उसको आप बढ़ाएं, क्योंकि आपने एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं बताया है जी। और मिट्टी और पानी की क्या दशा है वो बहुत जरूरी है उद्यानों के लिए, क्योंकि लंबी अवधि की फसलें हैं। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में बताएं कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल लगी हुई है उन्हें किन किन रोगों का खतरा रहता है? जी हाँ, इस वर्ष जो मौसम चल रहा है ये थोड़ा सब्जी, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जी। इनके बहुत फायदे का मौसम नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो जाती है तो कुछ बीमारियां जो हैं बहुत जल्दी फैल जाती हैं। एक बीमारी आती है, इसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। किसान भाई उसको पहचान सकते हैं कि जो पत्ता होता है उस पर पहले तो भूरे रंग के धब्बे धब्बे बनते हैं, फिर वो पूरे पत्ते पे फैल जाता है और अगर 1 या 2 दिन के अंदर अगर उसका कोई उपचार नहीं करते हैं तो पूरी खेत जो होता है वो लगता है जैसे पूरा खेत आपका जल गया है। जैसे आलू में झुलसा रोग लग जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। तो जो ही आपको लगे कि अगर 1-2 भी धब्बे अगर आपके खेतों में दिख रहे हैं या अगर नहीं भी दिख रहे हैं और इस तरह का मौसम बना हुआ है कि बारिश हो गई है, 1-2 दिन तक नमी की मात्रा बनी हुई है, तो डाइथेन M45 जो दवा आती है इसका आप 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के और इसका आप छिड़काव अवश्य करें। इसके साथ साथ इस मौसम में, जैसे मैं अभी ऑलरेडी फ्यूजेरियम बिल्ट की बात हम कर चुके हैं, 1-2 समस्याएं किसान भाइयों को और आती है। आजकल कुछ वायरस जनित बीमारियां जो हैं वो भी सभी कद्दू वर्गीय फसलों में काफ़ी आती जा रही हैं, जिसमें जैसे मरोड़िया बीमारी होती है जो पहले सिर्फ मिर्ची में लगती थी, टमाटर में लगती थी, या पत्ते में आप देखते होंगे कि जो मोजैक जैसा आ जाता है, पत्ते पीले पीले बनने लग जाते हैं या ऊपर के पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं। ये समस्या अब हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी, सारी सब्जियों में आने लगी है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसके कीट वाहक हैं, जैसे आमतौर पे सफ़ेद मक्खी पहुंचाती हैं, और तरबूज के केस में जो हमारा थ्रिप्स होता है वो कीट वाहक के रूप में काम करते हैं। वो भी इनको को एक फसल से दूसरे फसल तक या एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। एक भी पौधा अगर आपको लग रहा है कि वायरस जनित पौधा है तो उसको आप उखाड़ के कहीं किनारे ले जाके मिट्टी के नीचे दबा दें, और उसके बाद कोई भी जो आमतौर पे कीटनाशक, अगर आपके पास नीम का तेल है तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो इमीडाक्लोप्रिड जो दवा आती है जो कीटनाशक के रूप में है, तो इसका आप 10 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर का घोल बना के आप अपने खेतों में छिड़काव कर लें तो बहुत हद तक आप इसको रोक सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप एक येलो स्टिकी कार्ड आता है, येलो स्टिकी कार्ड अगर आप जगह जगह लगा लें, या बंद पे आप बॉर्डर पे अगर आप मक्का लगाते हैं, इन सब उपचार से भी आप इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे इससे रसायनों का इस्तेमाल से भी आप बचेंगे, रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स?
काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। बहुत सारे सवाल ईमेल के जरिए आ रहे हैं, तो आइए कुछ सवालों को यहाँ पे शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है बबलू भारती जी ने जमुई बिहार से। इनका कहना है कि अनार के पेड़ 2 साल के हैं लेकिन फूल झड़ रहे हैं, कृपया कोई सुझाव दे। जी, तो डॉक्टर राजू बताएं क्या उपाय कर सकते हैं? अनार में बाहर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। बाहर नियंत्रण का मतलब होता है कि अनार में पूरे साल भर फूल आते रहते हैं। जी जी। और उसमें हम 3 बहार है, जैसे अम्बे बहार जो है वो आपकी फरवरी में फूल आते हैं, मृग बहार जो है वो जून जुलाई में फूल आएंगे, और हस्त बहार जो है सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं। तो पूरा ये हो गया कि अनार पूरे साल भर फूल देगा। इसलिए किसान भाइयों को अपने उपलब्ध साधनों के हिसाब से, पानी और बाजार की मांग और खाद की उपलब्धता के हिसाब से कोई एक बहार चुननी होती है। और जिनमें हम बिहार की जब बात करें तो मृग बहार जो वहाँ अच्छा है, या फिर वो अम्बे बहार पे भी जा सकते हैं। तो बहार लेने के 1 महीने पहले पूरी तरह से पौधों का पानी बंद कर दें, और अगर उस पर कोई फूल आया हुआ है पहले से, तो वो फूल उसमें उस समय आपको प्राकृतिक रूप से नहीं अगर झड़ते हैं तो आपको कृत्रिम रूप से झाड़ना है। उसको हम बाहर नियंत्रण कहते हैं। अगर पानी बंद रखोगे तो निश्चित रूप से उसकी पत्तियां और फूल झड़ जाएंगे। ये 1 महीना करने के बाद में फिर आप उसमें पूरी मात्रा में खाद देंगे। लगभग 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस और आधा किलोग्राम पोटास। और अगर आपके वहाँ पे मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की भी कमी, क्योंकि इसमें बोरोन तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है, जी। तो वो पूरी की पूरी कैनोपी के नीचे मिक्स करेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक, जी। और उसके बाद आप उसमें हल्का पानी देंगे तो आपकी बहार शुरू होती है। अब आप ये अगर आप फरवरी में कर रहे हैं, या आप ये जून में कर रहे हैं, या फिर आप सितंबर में कर रहे हैं, जो भी बहार आप लेना चाह रहे हैं, ये बहार का उपचार करके फिर आप अपने खेत में बहार शुरू कर दीजिए। जैसे ही उसमें फलन शुरू होता है, पुष्पन आने का काम शुरू होता है, किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पुष्प आना शुरू होता है उस समय वो पानी दे देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि पौधा जो है ज्यादा मात्रा से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेगा जमीन से, और उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है, और उस समय उसके फूल झड़ जाते हैं। तो फूलों के लगते समय थोड़ा सा पानी की कमी रखें, और जब फलों में परिवर्तित हो जाए फूल, और पी स्टेज हम उसको बोलते हैं,
तब उसके बाद में वो लगातार उसमें हल्की सिंचाई करते रहे, बहुत भारी सिंचाई नहीं करें तो फल झड़न नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लेनोफिक्स करके एक हार्मोन है जिसकी 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है, और कोशिश ये करें कि वो पुष्पन की अवस्था में कर दें और बड स्टेज पे ही कर दें, ताकि आगे आपको फल झड़ने की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल बबलू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी जरूर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं झालावाड़ राजस्थान से। भरत जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं भरत जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं यूँ जानना चाहता हूँ कि जैसे 100 पौधे लगाने हैं कम नींबू के। जी डॉक्टर राजू, 100 पौधे लगाना चाहते हैं? हाँ, लगाने को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताइए। जी डॉक्टर राजू, आप नींबू के पौधे लगाने का जो बगीचे लगाने की जो तैयारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी से आप सबसे पहले आप पूरे खेत को तैयार करें, उसको जो है प्लाऊ लगा करके 2 बार कल्टी चला करके उसको खरपतवार वगैरह है तो वो निकाल दीजिए। फिर आप उसमें रेखांकन कीजिए। 6 मीटर पे एक पौधा लगेगा नींबू का। तो आपका जो खेत की मेड़ जहां से शुरू होती है उससे पहली लाइन जो है वो 3 मीटर पे बना लीजिए दोनों तरफ से जी। और आपका पहला जो निशान आता है दोनों तरफ से बिल्कुल लाइनें बनानी है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है। उसके बाद दूसरी लाइन जो बनाओगे पहली लाइन से 6 मीटर की दूरी पे बनाओगे, इधर से भी और इधर से भी, और पूरे के पूरे खेत में लाइनें बनाने के बाद में 2 फीट गहराई का 2 फीट चौड़ाई का आप गड्ढा तैयार कर लें। 15 मई तक ये काम आप कर सकते हैं और उसके बाद में 15 दिन आप उसको खुला छोड़ दें जी। जिससे क्या होगा कि उसमें कोई कीड़े और बीमारी है वो सूरज की गर्मी से और तापमान अधिक होने के कारण से खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आप उस गड्ढे में अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद 20 किलोग्राम के आसपास वो डालें, 1 किलोग्राम नीम की खल डालें और उस गड्ढे को वापस भर दें मिट्टी के साथ में मिला करके। ठीक है। और जमीन के लेवल से थोड़ा ऊंचा भरें और उसमें पानी दे दें। उसके बाद में आपके पास में नींबू का बगीचा लगाना है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि नींबू आप बीजू पौधा लगाइए। 2 प्रकार के पौधे होते हैं, ग्राफ्ट वाला होता है या कलम वाला होता है और दूसरा बीज वाला। तो नींबू में जो थोड़ा सा फलन लगने में 1-2 साल की देरी हो जाएगी, बाकी जो उसकी आगे भविष्य में जो परफॉर्मेंस रहेगी वो लंबे टाइम 20 से 25 साल 30 साल तक आपको उत्पादन देगा। और 6-6 मीटर की दूरी पे आप जो है 15 जून से आप बगीचा लगाना शुरू कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि पौधा लाते समय हेल्दी लाएं, उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भरत जी, इन बातों का जरूर ध्यान रखें, इससे समस्या से छुटकारा मिलेगा, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कई बार हमने देखा है कि फल मक्खी की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है, काफी समस्या से जूझना पड़ता है, तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी हाँ, फल मक्खी जो है किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, खास करके जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं। और दोनों मौसम में, गर्मी के मौसम में भी ये काफ़ी परेशानी पैदा करता है और जो बारिश के मौसम में भी ये काफ़ी नुकसान करता है। और हमें ये ध्यान देना है कि जो ही इसका पुष्पन प्रारंभ होता है, यानी जो ही फूल लगना प्रारंभ होता है, उसी समय से ये जो फल मक्खी होती है वो ओवरी के अंदर चला जाता है और अंदर से भी ये नुकसान करता है। बाहर से हो सकता है कि आपको फल ठीक दिख रहा हो, लेकिन तब भी उसमें ये नुकसान कर चुका होता है और अंदर में इसके एग लेइंग भी कर देता है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक फेरोमोन ट्रैप मैं बताना चाहूँगा कि मिथाइल यूजिनॉल नामक एक केमिकल से बना हुआ एक फेरोमोन ट्रैप आता है और आजकल मार्केट में इसकी काफ़ी उपलब्धता है। 40 से 50 रुपए में आपको एक फेरोमोन ट्रैप मिलेगा, जो क्या करता है कि आप ट्रैप को लगा दें, एक डब्बा होता है, उसके अंदर एक गुटका होता है जिसमें मिथाइल यूजिनॉल से वो भींगा हुआ होता है। इस कारण से उसके जो गंध से जो नर मक्खियाँ होती हैं वो आकर्षित होकर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण अंडे कम बनते हैं और जो मक्खियाँ, बाकी जो फल मक्खी होती हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। और आप देखेंगे एक एक जो ट्रैप होता है उसके अंदर कम से कम 50-60 मक्खियाँ एक बार में आ जाती हैं। अगर आप 1 एकड़ में अगर 5-6 अगर लगा देते हैं ये फेरोमोन ट्रैप तो काफ़ी हद तक आप इसको कम कर सकते हैं। और ये बिल्कुल है, इसमें सबसे फायदा ये है कि आपकी जो फसल होगी वो बिल्कुल रसायन मुक्त होगी और इससे अच्छा इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो छिड़काव करने से हमें इसको हम बहुत हद तक हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसमें भी आपको मेथड में बदलाव करना होगा जिसको हम पॉइजन बेटिंग करते हैं। जैसे आपको क्या करना है कि एक जैसे पानी लेना है, पानी में थोड़ा सा हल्का गर्म करके उसमें गुड़ मिला के एक घोल बनाना है
और जो गुड़ का घोल बनाना है उसके अंदर आप कोई भी जैसे कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड आप उसमें मिला के और अलग अलग टुकड़ों में उसको आप रख लें। जैसे जो टाट होती है या चट्टी होती है उसके थोड़े थोड़े टुकड़े एक मिट्टी के बर्तन में डाल के और अपने खेत में कई जगह पे आप उसको रख दें। जैसे 1 एकड़ में अगर आप 6-7 जगह रख दें तो जो फल मक्खी होती है उस पर आएगी और गुड़ में चिपक जाएगी, जिसके कारण बहुत देर तक वो पॉइजन के संपर्क में रहेगी, तब जाके फल मक्खी से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपकी फसल पे भी हम कोई छिड़काव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हंसराज जी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हंसराज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हंसराज जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी शकरकंद की खेती करना चाहते हैं। हंसराज जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। ठीक है, आपका सवाल हमने यहाँ पर ले लिया है और इसका जवाब भी हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान से, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक ने कॉल किया था और वो जानना चाहते थे शकरकंद की खेती के बारे में, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर राजू बताएं हंसराज जी को कि शकरकंद की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। शकरकंद की खेती जो सबसे पहले तो बीज के लिए मैं बता दूं कि शकरकंद की जो बेल होती है उसके टुकड़े उसके बीज होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो रेज बेड बना ले, उठी हुई क्यारी बना ले लगभग 60 सेंटीमीटर चौड़ी, और उसके ऊपर उस बेल के टुकड़ों की रोपाई जो है बारिश के साथ ही शुरू करें। और जो उसके खाद जो देना है वो सारा का सारा उस उठी हुई क्यारी पे ही दें। और ये भी क्या है, जड़ वाली एक फसल है जिसमें ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बनिक खाद देते हैं और ज़्यादा मात्रा में हम दूसरे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी बढ़ करके आपको फसल मिल सकती है। ध्यान ये रखें कि पानी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इसको पानी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल हंसराज जी, आपके जवाब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और भी सवाल लेते हैं। संपूर्णानंद जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि अमेठी उत्तर प्रदेश में वो केले की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या इसके लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की सब्सिडी की व्यवस्था है या नहीं। जी, केले की खेती शुरू करने के लिए पहले एक बार वो अपने मिट्टी पानी की जांच अवश्य करवा लें, और दूसरा जलवायु दृष्टि से भी आप थोड़ा देखें कि अगर आपके वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है और विशेष रूप से सर्दियों में ठंडी अगर ज़्यादा होती है, क्योंकि केला जो है
वो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। वहाँ पे नमी ज़्यादा चाहिए, चौड़ी पत्तियां हैं और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा ये देख ले आप कि वहाँ आपके इस प्रकार की क्या जलवायु है। और अगर आप फिर भी छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो इसमें एक जो चीज जरूर ध्यान रखें, टिश्यू कल्चर के पौधे लें जिनमें किसी प्रकार का वायरस नहीं आए और इनको भी आप उठी हुई क्यारियों में लगाएं और 2x2 मीटर पे आप ये बागवानी कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं अंकुश पाटीदार जी का। उन्होंने सवाल ये भेजा है कि मुझे संतरे के पौधे के बारे में जानना है, कब और कैसे लगाएं। संतरे के पौधे का बगीचा लगाने की तैयारी आपको अभी शुरू करनी है और 6x6 मीटर पे आप जो है रेखांकन करेंगे। 3x3 फीट आकार के गड्ढे आप बनाएंगे। 15 मई तक गड्ढे बना लें और उसको 30 मई तक खुला छोड़ दें। उसके बाद गड्ढों को भर लें और जुलाई के अंदर जो है आप पौधारोपण कर लें। और आपका झालावाड़ जो है संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है, तो जलवायु और मिट्टी का आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आदित्य यादव जी का, लखनऊ से। उन्होंने सवाल भेजा है कि खीरे की 20 दिनों की फसल में थ्रिप्स लगी हुई है, क्या करें? डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि कुछ किसान भाई जी इस मौसम में थ्रिप्स की भी समस्या आती है। थ्रिप्स क्या करते हैं, पौधों के जो पत्तियां होती हैं इन पे वो चूस लेते हैं और जो वाटरमेलन है यानी तरबूज है, ककड़ी है, इस सब में आजकल थ्रिप्स कुछ वायरस जनित बीमारियों को भी फैलाते हैं। तो आजकल इसके रोकथाम के लिए या तो जैसे आप इमिडाक्लोप्रिड है इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या स्पाइरोमेसिफेन एक दवा आती है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, या एसिटामिप्रिड है। और नहीं तो अगर काफ़ी गंभीर समस्या है तो एक दवा का छिड़काव करने के बाद 8-10 दिन के बाद फिर आप दूसरी इन तीनों में से किसी दवा का प्रयोग करके उनका आप छिड़काव करेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं अंकुर सहाय जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पूछा है कि अमरूद के बाग में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इसका क्या कारण है, कैसे बचाएं? अमरूद के बाग में पीली पत्तियां होने का मुख्य कारण है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जी। इसलिए एक तो किसान भाई जो मेन गलती कर रहे हैं वो पौधों को जो पोषण दे रहे हैं वो तने के बिल्कुल पास में दे रहे हैं। आप तने के बाहर के फैलाव के बराबर वाले क्षेत्र में गुड़ाई करें और उसमें जो है लगभग 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और 50 किलोग्राम जो एग्रोमीन नाम से जो सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण आता है जिसमें कॉपर भी है, बोरॉन भी है, मैग्नीशियम भी है, वो आप वहाँ पे दें तो इस प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है। साथ में ही बारिश के दिनों में तने में चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर बना करके उसकी पुताई भी करें तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है पौधे में और वो समस्या दूर की जा सकती है। ठीक, आइए एक और सवाल लेते हैं। हालांकि इन्होंने नाम स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है। सवाल ये भेजा है कि आड़ू के पेड़ पर मकड़ी का जाल लगने से पेड़ की पत्तियां सूख गई है, उसको कैसे बचाएं? लाल मकड़ी का प्रकोप हुआ होगा जहां तक इनका सवाल है। उसमें अब मैंने उमाइट जो उस दवाई है आप उसका इस्तेमाल कर दें। दूसरा, बगीचे में साफ सफाई रखें। बगीचों में मकड़ी का प्रकोप उसी अवस्था में आता है जब आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं या आपने जो है शुरुआत में लगाते समय ज़्यादा सघन लगा दिया है या कोई दूसरे जंगली पौधे भी आसपास में खड़े हैं तो थोड़ा बगीचे की साफ सफाई करें और उमाइट का स्प्रे आप इसमें कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से रोका जा सकता है समस्या। जी, अगला सवाल भेजा है विकास शर्मा जी ने उत्तराखंड से। इनका कहना है कि 1 एकड़ में वो बाग लगाना चाहते हैं पुराने बागों को हटा करके, क्योंकि पेड़ एक एकड़ सूख रहे हैं, तो क्या करें? जी। जिसका बाग सूख रहा है आपके खेत पे उससे दूसरी फसल का चयन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप हो सकता है आम का बाग है आपके पास में तो आप वहां पे संतरे का या नींबू का बगीचा लगाएं। इसका कारण यह है कि बगीचा रहा है तो बहुत लंबे टाइम से वो पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है। दूसरे पोषक तत्व, दूसरी फसल जो होती है वो अलग प्रकार के पोषक तत्व लेती है और कीड़े बीमारी भी नहीं होंगे, वो अलग प्रकार के कीड़े बीमारी होंगे। तो आपकी जो फसल है, आपने नाम नहीं लिखा है पर उससे दूसरी फसल जो आपके क्षेत्र में पॉपुलर है जिसमें विशेष रूप से आप नींबू वर्ग को ले सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो वहाँ नींबू वर्ग बहुत ही, या फिर अमरूद की खेती आप वहाँ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन आपसे मैं चलते चलते ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे किसान बहुत ही खेती के दौरान मेहनत से तो काम करते हैं, फसल भी चाहते हैं कि अच्छी हो, अच्छी बढ़वार मिले। ऐसे में कई बार ये भी सुना गया है कि उनका मानना यह है कि अगर इंजेक्शन लगा दे तो जो सब्जियां हैं उनकी बढ़वार अच्छी होगी और तेजी से वो बढ़ेंगे। क्या ऐसी भी संभावना है?
जी हाँ, ये आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। आमतौर पे किसानों को नहीं, उपभोक्ताओं के दिमाग में ये एक धारणा बनी हुई है कि खास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, खीरा है या तोरी है, तो इसमें ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन लगा देने से इसकी बढ़वार जो है 2 से 3 दिन में ये इतनी बड़ी हो जाती है, जबकि आमतौर पर उसकी बढ़वार होने में कम से कम 8 से 9 दिन लगता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पूसा इंस्टीट्यूट ने इसको अनुसंधान करके बिल्कुल ये गलत पाया गया है कि ऑक्सीटोसिन से कोई बढ़वार नहीं बढ़ती है, और ये हमने रिसर्च के द्वारा देखा है कि ऐसा कोई भी उस पर इवन प्रतिकूल असर होता है, और इस बात की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप लोग आराम से खाएं, और इसमें कोई जहरीली सब्जी नहीं होती है, ना ही इसकी कोई संभावना है। जी। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी और डॉक्टर राजू भारद्वाज, आप दोनों ने कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और नए बाग अगर लगाने हो तो किस तरह से तैयारी करनी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। आपको बता दें कल के विषय के बारे में। कल हेलो किसान कार्यक्रम का विषय रहेगा गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन, और इसके साथ ही बात होगी भेड़ व बकरियों में टीकाकरण के विषय पर। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।